हेलो क्लास। तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा था जीएसटी। तो आज हम एक नया टॉपिक यानी कमर्शियल मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है शेयर्स एंड डिविडेंड। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है शेयर्स एंड डिविडेंड। तो इस चैप्टर को पहले समझते हैं, इसके मेजर टर्म्स को सीखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी। तो शेयर्स एंड डिविडेंड से हम समझते क्या है। अच्छा, शेयर, जब भी हम कोई सपोज करो एक कंपनी या एक फर्म को खोलते हैं। अब कंपनी को खोलने के लिए सपोज करो मुझे एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए। सपोज करो इस एक फर्म खोल रहा हूँ मैं जिसके लिए मुझे 10 लाख रुपीस की ज़रूरत है। अब इस 10 लाख रुपए के लिए मेरे पास कितने रुपए हैं? सपोज करो मेरे पास 6 लाख रुपीस है। ठीक है, अब मेरे पास कितने रुपए की शॉर्टेज है? 4 लाख रुपीस की शॉर्टेज है। ठीक है, अब ये 4 लाख रुपीस आएंगे कहाँ से? तो मैं क्या करूंगा, इसमें पार्टनर्स को इन्वॉल्व करूंगा। क्या करूंगा? पार्टनर्स को इन्वॉल्व करूंगा। अब हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक ही पार्टनर आ जाए जो 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दे। हो सकता है कि 3 पार्टनर्स आ जाए जो मिलके 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दे। हो सकता है तो 3 से ज़्यादा हो जाए या 3 से कम हो जाए। 2 पार्टनर्स हो सकते हैं जो 2 लाख रुपीज लगा ले, या फिर एक 3 लाख रुपए लगा दे, एक लाख रुपए लगा दे। तो क्या हुआ कि इन्होंने मेरी जो फर्म है उसमें क्या कर दी, अपनी एक पार्टनरशिप एक्वायर करी। कैसे? जितनी टोटल अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था उसका कुछ पार्ट में क्या करके अपना एक शेयर ऑफ मनी देकर इन्होंने अपना क्या कर लिया, अपना शेयर दिया और उस कंपनी में क्या खरीद ली, पार्टनरशिप। तो बेसिकली जब हम एक कंपनी खोलते हैं तो कंपनी खोलने पे क्या होता है कि कंपनी की सारी मनी एक व्यक्ति कभी नहीं लगा सकता। तो क्या करता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वन मैन कैन नॉट इन्वेस्ट द होल मनी, सो ही यूज टू डिवाइड द मनी। तो वो क्या करता है, मेजर पार्ट तो खुद लगाता है लेकिन बचा हुआ पार्ट बाकी पार्टनर्स यानी कि बाकी पार्टनर्स के हिसाब की वजह से लगाता है। ठीक है, उनकी हेल्प से लगाता है। अब बात करते हैं डिविडेंड की। अब कंपनी सेटअप हो गई, कंपनी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सपोज करो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी हमारी। कैसी कंपनी थी? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगी, कोई चीज बनाएगी और फिर उसे सेल करेगी। जब उसे बेचेगी तो उसे क्या मिलेगा, एक प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसकी ओवरऑल टर्नओवर नहीं होगा, उसमें से कुछ पार्ट उसका प्रॉफिट होगा। अब जो प्रॉफिट है वो क्या करेगी, क्योंकि सबने पैसा लगाया है तो प्रॉफिट भी सब में बटेगा। तो क्या होगा, जिसका प्रॉफिट जितना परसेंट जिसका शेयर जितना है, मतलब जिसने जितनी पार्टनरशिप खरीदी है कंपनी में, उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। अब कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट को डिवाइड करती है हर एक में। तो वो जो प्रॉफिट डिवाइड होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो देखो उसके बाद नेक्स्ट चीज जो होती है, सपोज अब इसमें 2 चीजें होती है। एक होती है नॉमिनल वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। ठीक है, 2 चीजों के अकॉर्डिंग इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू वो होती है प्राइस एट विच द कंपनी हैज रिलीज द प्राइस ऑफ अ शेयर। ठीक है, शेयर मतलब एक छोटा सा जो पार्ट है, उसकी जो प्राइस है उसे हम बोलते हैं शेयर। शेयर की जो प्राइस होगी, जिस प्राइस पे कंपनी ने या फर्म ने उस शेयर को रिलीज किया मार्केट में, उसे हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो प्राइस एट विच कंपनी और फर्म हैज रिलीज्ड your firm has set the price, ठीक है, of a share। एक शेयर की क्या प्राइस रखी है कंपनी ने या फर्म ने, उसे हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, कई बार इसे हम क्या बोलते हैं,
फेस वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज मार्केट वैल्यू? भाई कंपनी ने एक आर्टिकल की जो प्राइस है या फिर एक शेयर की जो प्राइस है वो कितनी रख दी, एक शेयर की प्राइस सपोज करो 10 रुपीज है, ठीक है। मैंने कहा कि एक शेयर की प्राइस यानी कि नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए। अब ये शेयर कहाँ आया, मार्केट में आया। कहाँ आया, मार्केट में। अब डिपेंडिंग अपॉन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, इज द कंपनी मेकिंग अ ह्यूज प्रॉफिट और मेकिंग अ लो प्रॉफिट, उसके हिसाब से उस कंपनी की जो नॉमिनल वैल्यू है उसके हिसाब से उसकी बात होती है, ठीक है। तो अगर कंपनी जैसे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी, तो वो शेयर जितने में रिलीज किया कंपनी में उतने में नहीं बिकेगा, ठीक है। तो जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, तो सपोज करो वो 12 रुपीज का बिक रहा है, तो कंपनी ने तो 10 रुपए का रिलीज किया, लेकिन बिक कितने में रहा है, अगर मैं खरीदना चाहता हूँ, आप खरीदना चाहते हो, कोई भी खरीदना चाहता है, तो बिक कितने में रहा है, 12 रुपीज में बिक रहा है, तो दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, ठीक है। अब अगर कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मार्केट वैल्यू हमेशा ज्यादा ही हो। कंपनी अगर लॉस में है तो कंपनी की मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से नीचे भी हो सकती है। तो यहाँ पे दो चीजें और रोल में आती है, सब उसे बोलते हैं अबव पावर एंड बिलो पावर। दो चीजें पढ़ते हैं, अबव पावर, एट पावर एंड बिलो पावर, ठीक है। अबव पावर का मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट वैल्यू कैसी है, नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है या फिर फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू से बड़ी है, इसलिए या फिर हम कहिए जो मार्केट वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू से वो अबव पार है, ठीक है। और एट पार का मतलब नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू की जो प्राइस है, मतलब कंपनी स्टेबल है, ठीक है, ना कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है ना कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में, तो मतलब कंपनी एवरेज पे चल रही है, और एवरेज पे चल रही है तो उस केस में मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। बिलो पार का मतलब कि जब कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में मार्केट वैल्यू नीचे चली जाती है और नॉमिनल वैल्यू ज्यादा हो जाती है। अगर हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर आप करंट मार्केट में अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें, सपोज करें HDFC बैंक है, ठीक है, अभी पेंडेमिक के सिचुएशन में ही अगर हम नॉर्मल सिचुएशंस पे देखें तो HDFC एक अच्छा प्रॉफिट कमाता है, और अच्छा प्रॉफिट कमाता है तो जितने रुपए में उस कंपनी ने अपना नॉमिनल वैल्यू यानी कि अपना शेयर रिलीज किया होगा उतने रुपए में वो कभी नहीं बिकेगा, उससे ज्यादा रुपए में ही बिकेगा, ठीक है। वही हम किसी और कंपनी की बात करते हैं, सपोज करो हम बात कर लेते हैं ICICI बैंक की, ठीक है। अब ICICI बैंक क्या है, ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है लेकिन ना बहुत ज्यादा लॉस में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में भी नहीं है और बहुत ज्यादा लॉस में भी नहीं है, इसीलिए उसमें क्या होगा, मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, या तो बराबर ही होगा या हल्का ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उन दोनों की नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है। बिलो पार बहुत बढ़िया एग्जांपल आज के टाइम पे अगर हमारे पास है तो वो है यस बैंक, ठीक है। यस बैंक की क्राइसिस होने के बाद उनके मार्केट वैल्यू यानी कि उनकी शेयर्स की प्राइस डाउन चली गई, यानी कि अब कंपनी जितने में शेयर को रिलीज कर रही है मार्केट वैल्यू उससे भी नीचे जा चुकी है, क्योंकि मार्केट वैल्यू उससे भी नीचे जा चुकी है तो उस केस में नॉमिनल वैल्यू जो हो जाती है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा होती है और उसे हम बोलते हैं बिलो पार, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई सबके, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि डिविडेंड जो होता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। कंपनी कभी भी मार्केट वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट को आपको प्रॉफिट डिवाइड नहीं करती, क्योंकि कंपनी, अब एक चीज सपोज करो कि कोई शेयर मैंने खरीदा, ठीक, मैंने कोई शेयर खरीदा 20 रुपए का, ठीक है, तो गवर्नमेंट मार्केट में उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो 20 रुपए, मुझे 20 रुपए में मिल गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम कंपनी ने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो बढ़ गई, क्योंकि कंपनी की प्रोग्रेस बढ़ गई तो अब
जो शेयर मैंने 20 रुपए में खरीदा, ठीक है, अगर तो उस शेयर की क्या हो गई, वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि उस शेयर की वैल्यू बढ़ गई। अब अगर मुझसे कोई खरीदना चाहता है, क्या मैं उसे 20 रुपए में बेच दूंगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं उसे 20 रुपए में नहीं बेचूंगा, ठीक है। मैं कहूंगा सपोज मैंने 24 रुपीज में बेच दिया, तो उसकी मार्केट वैल्यू आज 24 रुपीज है, ठीक है। तो अगर मैंने उसे 24 रुपीज में बेच दिया, तो कंपनी को तो नहीं पता ना वो 24 में बिका, क्योंकि कंपनी के लिए वो शेयर 20 रुपए का ही है। इसलिए डिविडेंड हमेशा किसके लिए, किस पे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल वैल्यू पे, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना होता है कुछ टर्म्स, याद रखना, ठीक है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट निकल गया। उसके बाद हम इस पे निकालते हैं एनुअल इनकम, ठीक है। एनुअल इनकम ये कहूं या मैं डिविडेंड कह लेता हूं, चलो एनुअल इनकम बोल देते हैं, ठीक है। एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम मतलब मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसमें उससे मुझे कितने रुपए प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कितने रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। साल के कितने रुपए कमाई हो रही है मेरी उससे, ठीक है। तो एनुअल इनकम कैसे निकालूंगा भाई, जितने मैंने शेयर खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू, इसे यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एनुअल इनकम है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा जो मुझे मिलेगा, और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है मेरा, डिविडेंड परसेंट। क्या होता है, डिविडेंड परसेंट। तो डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, जितने का वो आर्टिकल है, इनटू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स से। उसके बाद एक ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, ये सेकंड फॉर्मूला हुआ, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड होता है एनुअल इनकम मिल गई, इन्वेस्टमेंट मिल गई, उसके बाद आता है रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जो मैंने पैसे इन्वेस्ट करे, ठीक है, उसमें से कितने पैसे मेरे पास वापस आए। मतलब सपोज करो मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे, ठीक है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। एनुअल इनकम मेरी 10 रुपीज हो गई। तो अब ये 10 रुपीज मेरे 100 रुपीज का कितना परसेंट है, ये मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न जानना चाहता हूं। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, एनुअल इनकम अपॉन जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है इनटू 100 और बाहर परसेंटेज का साइन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी करिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखते हैं और फिर इस तरह के कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे आज, फिर ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है, अ मैन परचेजेस 600 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹40 एट पार। मतलब एक आदमी ने कितने शेयर्स खरीदे, 600 शेयर्स खरीदे, जहां पे हर एक शेयर की जो मार्केट फेस वैल्यू है वो कितनी है, 40 रुपीज। अब उसने बोला द प्राइस इज एट पार, मतलब जो मेरी नॉमिनल वैल्यू, जो मेरी फेस वैल्यू है, वही मेरी मार्केट वैल्यू भी है, ठीक है। आगे, तो इफ अ डिविडेंड ऑफ ₹1680 वाज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, कह रहा साल पूरा खत्म होने पे मुझे 1680 रुपीज का क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। मतलब ये मेरी क्या हो गई, एनुअल इनकम हो गई। तो ये बताओ कि डिविडेंड परसेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जो जो पता है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में पहली चीज जो मुझे पता है वो ये पता है कि वो है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 600, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई, नॉमिनल वैल्यू हो गई ₹40, ठीक है। और मैं कहूं मेरी एनुअल इनकम कितनी है, मेरी एनुअल इनकम है ₹680, ठीक है। 680 रुपीज मेरी एनुअल इनकम है। अब वापस आओ, एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब मेरे को नॉमिनल वैल्यू पता है, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता है, मुझे एनुअल इनकम पता है, मुझे डिविडेंड परसेंटेज तो नहीं पता।
तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से डिविडेंड परसेंटेज को निकाल सकता हूँ, तो निकालिए। तो एनुअल इनकम कितनी है 1680 रुपीज। डिविडेंड परसेंटेज मुझे नहीं पता। अच्छा, परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं 100, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू मेरी 40 रुपीज है और ये मेरा नंबर ऑफ शेयर 600 है। पर जीरो से जीरो कट गया, बचा कितना 680 इक्वल्स टू डी। मैं से अभी मल्टीप्लाई जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएंगे डिवाइड में। तो डिविडेंड परसेंटेज इक्वल्स टू 1680 अपॉन 40 इंटू 6, ठीक है। सबसे पहले इसे मैं 4 से काट सकता हूँ, तो काटिए। 4 4 द 16, 4 2 द 0, 4 1 द, एक जीरो से एक जीरो काट सकता हूँ, 6 7 द। तो मेरा डिविडेंड परसेंटेज जो हो गया वो कितना हो गया, कितना हो गया 7%। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। उसने बोला एक आदमी है जो 600 शेयर्स को परचेज करता है, जहाँ पे उसकी नॉमिनल वैल्यू 40 रुपीज है और 40 रुपीज एट पार का मतलब क्या हुआ कि नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर इक्वल। सो जो मेरी नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, वही मेरी मार्केट वैल्यू भी है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए। उसके बाद उसने बोला कि अगर उसे एनुअल इनकम 1680 रुपीज की होती है तो ये बताओ कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा। जो आपको पता है हर बार हर क्वेश्चन में, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए चाहे इस चैप्टर का हो चाहे पिछले 2 चैप्टर्स का हो, हमने सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया है वो लिखा है। अब रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है तो सबसे पहले एनुअल इनकम हम निकालते कैसे, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। परसेंटेज को हटाते तो नीचे 100 लगाते हैं। एनुअल इनकम हमें पता है, नॉमिनल वैल्यू हमें पता है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, ठीक है। जो काट सकता था काट दिया। मल्टीप्लाई मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे फर्दर डिवाइड करना है, तो मैं फाइनल डिवीजन के बाद ही मल्टीप्लिकेशन करना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। तो 0 से 0 कट गया, 4 से 168 कट गया और 6 से 42 कट गया। तो फाइनल आंसर जो है वो 7% है। कॉपी करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत आसान तरीके का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं, ठीक है। उसने बोला फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति 60 शेयर्स खरीदता है जिसकी हर एक की नॉमिनल वैल्यू 20 रुपीज है। अब कईयों के दिमाग में ये आएगा कि यहाँ तो मेंशन करा ही नहीं है, एट पार है, बिलो पार है, ये जो भी है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि ये मार्केट वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है तो आप उसे हमेशा नॉमिनल वैल्यू ही कंसीडर करोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स उसने बोला कि डिविडेंड निकालो। डिविडेंड निकालो मतलब कितना प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं एनुअल इनकम, ठीक है। तो जो पता है उसके अकॉर्डिंग टर्म्स को रखो। तो नंबर ऑफ शेयर्स पता है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 60, नॉमिनल वैल्यू पता है आपको कितनी है ₹20 और डिविडेंड परसेंटेज पता है आपको कितना है 9%। तो आपको इस केस में क्या निकालना है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है डिविडेंड परसेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड परसेंटेज 9, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं 100, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 60 और नॉमिनल वैल्यू कितनी है 20। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, जो मल्टीप्लाई कर सकते हो कर दो, 2 9 जा 18 या फिर ऐसा करते हैं 9 6 जा 54 इंटू 2, 54 इंटू 2 इज 108 रुपीज का। तो ओवरऑल पूरे ईयर में उसे कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा, यानी कि कितने रुपए की एनुअल इनकम होगी उसकी 108 रुपीज की। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला एक और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है। तो उसने बोला कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो उसने बोला एक कंपनी जो है वो कितने % का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, 8% का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उसके शेयर होल्डर्स, ठीक है। कह रहा है
अगर एक आदमी को 2840 रुपीज एज हिज डिविडेंड, यानी कि उसको एनुअल इनकम जो मिलती है वो 2840 रुपीज मिलती है, तो ये बताओ कि उसके शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी थी। अब इसमें एक चीज जो आपको अलग लग रही होगी कि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन नहीं किए, मतलब इस केस में हम नंबर ऑफ शेयर्स को 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि नहीं दिया। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता होते तो हम उसे यूज करते, क्योंकि नहीं दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स को हम 1 मानेंगे। ठीक है, एनुअल इनकम कितनी है हमारी इसमें, एनुअल इनकम है हमारी ₹2840 रुपीज। अब एनुअल इनकम निकालते हैं कैसे, एनुअल इनकम निकालते हैं डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अगर होते हैं यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, एनुअल इनकम है 8%, 8/100, नॉमिनल वैल्यू नहीं पता तो उसे x मान लेते हैं। ठीक है, ये कितना है 2840। ठीक है, 2840, नीचे का 100 कहाँ गया ऊपर, और ऊपर का 8 कहाँ आया नीचे, काटो, 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 जा 0 जा, 4 से कट रहा है, कट रहा है, 4 3 जा 12, 2 और 2 22, 4 5 जा 20, फिर 2 और 0 20। ठीक है, तो फाइनली जो एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3500। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि 35,500 रुपीज हमारी एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू होगी। बहुत आसान प्रश्न था, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और करते हैं, तो अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो कुछ अलग है, जो अभी तक करा है उससे थोड़ा सा अलग है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स। ठीक है, सलमान अपने पैसे एक ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करता है जिनकी नॉमिनल वैल्यू कितने हैं ₹50। कह रहा है पेइंग 15% डिविडेंड, जहाँ पे वो कंपनी कितने परसेंट का डिविडेंड पे कर रही है, 15% का डिविडेंड पे कर रही है, कोटेड एट 20% प्रीमियम। ठीक है, जहाँ पे कंपनी 15% का डिविडेंड पे कर रही है, जहाँ पर जो शेयर्स हैं वो 20% का प्रीमियम पे अवेलेबल है। अब ये एक लेटर जो है ना, ये यहाँ पर नया है कुछ। प्रीमियम का मतलब होता है इफ आई एम सेइंग दैट द शेयर्स आर अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट, मतलब शेयर्स की जो प्राइस है वो नॉमिनल वैल्यू से कम है, मतलब मार्केट वैल्यू इज बिलो देन द नॉमिनल वैल्यू, यानी कि एक क्वेश्चन बिलो पार का है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि 20% प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कि जब कोई चीज जितनी प्राइस में कंपनी ने रिलीज करी उससे ज्यादा, मतलब बेसिकली यहाँ पे मार्केट वैल्यू इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, सो दिस इज द केस ऑफ अबव पावर। ठीक है, इफ इज एनुअल डिविडेंड इज ₹600, मतलब उसकी एनुअल इनकम 600 रुपीज है, तो इसमें से कुछ टर्म्स निकालनी है। सबसे पहले कि उस आदमी ने, उस सलमान ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स लिए होंगे, कितने शेयर्स, कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट थी, और रेट ऑफ रिटर्न, पूरी इन्वेस्टमेंट को से कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला। सबसे पहले जो पता है, सबसे पहले आपको नॉमिनल वैल्यू पता है, नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज है। ठीक है, डिविडेंड परसेंटेज कितना है, डिविडेंड परसेंट है आपका 15%। ठीक है, और एनुअल इनकम जो है वो बाद में निकाल लेंगे। इस केस में सबसे पहले हमें मार्केट वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू हमें इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ रिटर्न निकालने में हेल्प करेगी। अब उसने क्या बोला कि मार्केट वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू से 20% ज्यादा है, यानी कि 50 प्लस 20% किसका, 50 रुपीज का, इधर 20% लूंगा तो 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 50 प्लस 2 5 जा 10, यानी कि जो मार्केट वैल्यू हो जाएगी वो 60 रुपीज हो जाएगी। उसके बाद ठीक है, एनुअल इनकम कितनी हो गई, एनुअल इनकम मेरी 600 रुपीज है। अब इस केस में सबसे पहली चीज, अगर मुझे ये निकालना है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है,
अब क्योंकि मुझे मार्केट वैल्यू तो पता है लेकिन मुझे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स में किसकी हेल्प से निकालूंगा, एनुअल इनकम की हेल्प से। अब एनुअल इनकम का मेरे ख्याल से 3 बार फॉर्मूला यूज कर लिया तो सबको याद होगा, लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूँ, डिविडेंड परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। डिविडेंड परसेंटेज 15, परसेंटेज को हटाते तो 100, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता उसे x मान लेते हैं। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू हमारी 50 रुपीज थी और एनुअल इनकम हमारी कितनी थी, 600 रुपीज, तो 52 जा, ठीक है। तो क्या बचा, 600 इक्वल्स टू 15x/2, नीचे का 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर का 15 का आएगा नीचे, तो 15 4 जा 60 0, यानी कि उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे, सलमान ने 80 शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे, 80। यहां तक बात क्लियर हुई। उसके बाद अब मुझे क्या निकालनी है, इन्वेस्टमेंट। क्या निकालनी है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालूंगा मैं, तो देखिए, ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अब मुझे निकालनी है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट निकालते हैं मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू इज 60 रुपीज एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 80। 6 8 जा कितना हो गया, 48, यानी कि 4800 उसकी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। इसके बाद मुझे निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, रेट ऑफ रिटर्न का क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न का जो हमारी एनुअल इनकम है, जो हमारी एनुअल इनकम है अपॉन जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इनटू 100। तो एनुअल इनकम कितनी है मेरी, 600 रुपीज, इन्वेस्टमेंट कितनी है 4800 इंटू 100, ठीक है, 1212, 6 8 जा 50 अपॉन 4 225। तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न हो गया 25/2%, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन अपने बुक से करिए, ठीक है। जिसके पास ये वाली बुक है ML अग्रवाल, स्टार्टिंग के क्वेश्चन ट्राई करिए इस बुक से, ठीक है। GST का असाइनमेंट जल्दी आ जाएगा ऐप पे, तो आप फिलहाल इतना काम करिए, फिर आगे देखते हैं।